में 7th क्लास का साइंस का 2nd चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मैं वो पढ़ा रहा था तो मेरे ध्यान में आया कि एक वीडियो बनाते हैं जो हम आम लोगों को भी जानना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है। एक जस्ट ब्रीफ आइडिया रखने के लिए, ताकि हम अपने खान पान और अपने बॉडी के मेंटेनेंस पे थोड़ा सा ध्यान आएगा। तो ये वीडियो बनाया हूं, आप देखेंगे पसंद आएगा। देखिए, बोलते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो हम ह्यूमन भी वन काइंड ऑफ एनिमल ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी डाइजेशन सिस्टम जो है वो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में थोड़ा मैचिंग है। बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? भोजन पहले हम करते क्यों हैं? खाना क्यों खाते हैं? खाना खाने का मुख्य कारण होता है कि हमें एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। किस लिए? कुछ करने के लिए। दूसरा, हमारे बॉडी को डेवलपमेंट चाहिए, जैसे बच्चे का बॉडी बढ़ना है तो उसके लिए भी खाना चाहिए, या अगर कोई कट पिट गया, कुछ डैमेज हो गया शरीर में, उसका रिपेयर भी होना चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए हमको खाना खाना जरूरी है। लेकिन हमारा बॉडी जो है ये रोटी सब्जी चावल दाल ये सब भाषा नहीं समझ पाता है, तो इसकी भाषा अलग है। ये बोलता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन ए बी सी डी, बहुत सारे तरह के विटामिन है, आयरन है, फास्फोरस है। ये सारी चीजें हमको खाने से मिलती हैं, लेकिन उस खाने के अंदर के न्यूट्रिएंट्स को ही हमारा बॉडी पहचानता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे उसका कैसे डाइजेशन होता है, एक ब्रीफ आइडिया हम आपको देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा डाइजेशन इन ह्यूमन। इसके कितने पार्ट हैं? ये डाइजेशन कितने पार्ट में होता है? सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन मतलब हमको मुंह में खाना खाना, खाना खाने को इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन, डाइजेशन बोलते हैं ये खाना को पचना चाहिए, तो इस खाना को पचने के लिए एक पूरा तंत्र है, ये डाइजेशन सिस्टम। सिस्टम मतलब बहुत सारे तंत्र को मिला के एक सिस्टम बना हुआ है, तो इसलिए डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। तो इसको पचाने के लिए हमारा मुंह से लेके और जहां से आउटलेट हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, उस पूरे लाइन को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, ये मुंह से लेके पूरा लास्ट तक, और इसकी लंबाई दी हुई है 32 फीट, ऑलमोस्ट 9 मीटर का ये कैनाल है। ये एक तरह का नहर है जिसके थ्रू हमारा खाना पच के बाहर निकल जाता है। ओ एलिमेंट्री कैनाल को हम कैसे जानते हैं? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी टेक्निकल नाम हुआ, ओरल कैविटी भी बोलते हैं, हमारे माउथ को बोलते हैं बक्कल कैविटी। यहाँ हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद यहाँ कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स करती हैं पैदा, और उससे हमारा खाना का पाचन यही चालू हो जाता है। तो बोला जाता है कि डाइजेशन 2 तरह से होता है, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल कहने का मतलब कि फिजिकली उसको तोड़ना फाड़ना है, क्योंकि हमारे जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो छोटी छोटी हैं, वो तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े से ही अपने आवश्यकता की चीजें निकाल सकती हैं। तो फिजिकली पहले उसको तोड़ने का काम दांत से यहाँ पे किया जाता है, और यहाँ पे एंजाइम्स मिला के उसको कुछ मुलायम करके आगे बढ़ाया जाता है। तो इसको बोलते हैं फूड पाइप। इसको बोला जाता है 25 सेंटीमीटर का, हमारे एडल्ट के लिए सब मापदंड दिया गया है, 25 सेंटीमीटर का ये फूड पाइप। इसमें कुछ पाचन नहीं होता है, इससे खाना स्टमक में आता है, और स्टमक को बोलते हैं ये 3 पार्ट में है। जानकारी एक आम आदमी को भी ये जानना चाहिए कि स्टमक के पहले हिस्से में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्यों बनता है? कि अगर खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देगा। तो ये हमारे सेफ्टी के लिए बना हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ये हमको जानना चाहिए। कभी कभी खट्टा डकार आना या ऊपर की तरफ से हवा निकलती है तो नाक मुंह से जलने लगता है। क्यों जलता है? नॉर्मल बात है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बट यहाँ पे एक एहतियात है अपने लिए कि जितना ज्यादा खाना खाते हैं उतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, तो खाना थोड़ा बैलेंस खाना है, ठीक है। दूसरा पार्ट जो होता है स्टमक का, उसमें फूड का चर्निंग होता है। चर्निंग क्या होता है आपको मैं बता दूं, जैसे दही से घी बनाते हैं, मलाई से बनाते हैं, या समझो कभी कभी हम लस्सी बना रहे हैं, एक पतीले में रख के क्या करते हैं, सब चीजें मिक्स करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज द नोन एज चर्निंग। चर्निंग, तो यहां पे क्या होता है स्टोमक में? चर्निंग। तो अब समझिए कि एक पतीले को अब लबालब सामान से भर दीजिएगा तो चर्निंग सही से नहीं होगा। तो खाना हमको बैलेंस खाना है, मतलब भूख लगे कम ही खाइए, ताकि ये अगर आधा भरा रहेगा तो चर्निंग एकदम प्रॉपर होगा। तो चर्निंग क्यों करना है? फॉर ब्रेकिंग,
फिजिकली खाना को और तोड़ के छोटा बनाना है। दांत जो तोड़ दिया उसके आगे इसका काम है। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है स्टोमक का जो लास्ट पोर्शन, वहां पे भी हमारे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, जिसको लोग हिंदी में जठर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे स्टमक के अंदर स्टमक ग्लैंड है जो क्या बनाता है, गैस्ट्रिक जूस। बच्चों के पढ़ने के लिए तो अंग्रेजी मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम की सारी बातें हैं, बट इसको जठर ग्रंथि बोलते हैं और जठर रस निकलता है और यहां से प्रोटीन का पाचन चालू कर देता है। लेकिन एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक रेनिन नाम का डाइजेस्टिव एंजाइम बनता है जो दूध जो हम पीते हैं उसको दही बनाता है। अब आप समझिए, पेट से अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले दूध का दही बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे दूध का डायरेक्ट पाचन हमारे शरीर में है ही नहीं, दही का पाचन होता है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी क्या होता है, छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा जो सिर्फ दूध पीता है, अभी दूध पिया और कभी गैस ट्रैप हो गया तो वो वोमिट करता है, तुरंत दही करता है, दूध नहीं करता है कभी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कभी ओल्ड एज हो गया या वीक हो गए तो दही खाइए, दही फायदेमंद है, क्योंकि यहां से आपको दूध को दही बनाने ही पड़ेंगे, तभी वो आगे पाचन होगा। तो ये जो यहाँ पे एंजाइम्स बन रहा है बाई स्टमक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक जूस बना रहा है, वो रेनिन नाम का एंजाइम है जो क्या करता है, दूध को दही बनाता है, तभी वो पचता है। तो ये समझने की बात है, दूध बहुत पी के बहुत बड़ा काम नहीं करने वाले हैं, दही खा रहे हैं तो ज्यादा ही फायदेमंद है। इसलिए बहुत एज ज्यादा जब हो जाता है तो बोला जाता है कि ये वृद्ध आदमी हो गए, इनको दूध मत दीजिए, पाचन नहीं होएगा, उसको दही बना के दिया जाए तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। आगे हम बढ़ते हैं, पेट से आगे जब चलते हैं तो यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन चालू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट है, डी लिखे हैं, डियोडेनम बोलते हैं, ये DJI, ये 3 पार्ट लिखे हैं। इसमें भी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं और इस एंजाइम्स के थ्रू केमिकल डाइजेशन, केमिकल पाचन होता है। तो डाइजेशन को पहले 2 पार्ट, फिजिकल और केमिकल। तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बन रहे हैं उससे क्या हो रहा है, केमिकली फूड डाइजेस्ट हो रहा है। तो अब दूसरा पार्ट हमने बताया कि डाइजेशन, डाइजेशन मतलब ये चल रहा है। इसमें मदद करने के लिए स्टमक से जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो हमारे राइट हैंड साइड में क्या है, लीवर, और लीवर से कनेक्टेड क्या है, गाल ब्लेडर। कभी कभी गाल ब्लेडर में क्या हो जाता है, लोगों को स्टोन हो जाता है। तो आपको बताऊं, जो ये लीवर है, ये जो हिंदी में बोलते हैं पित्त, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस बनाता है जिसका पीएच वैल्यू, अगर बाइल जूस का पीएच वैल्यू देखेंगे तो पीएच वैल्यू 8 होता है, मतलब इट इज प्योरली अल्कलाइन। 7 पीएच से ऊपर वाला क्या होता है, अल्कलाइन, क्षार होता है। ये प्योरली अल्कलाइन है और ये जो निकलता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और इसको एक्टिवेट करने के लिए इसके अंदर एक हार्मोन है। अब हार्मोन के चैप्टर कभी होएगा तो उस समय आपको लिए भी इंफॉर्मेशन देंगे। एक हार्मोन है जो इसको एक्टिवेट करता है कि खाना आ रहा है खाना, अब तुम जल्दी से रिलीज करो इधर से ये बाइल जूस। तो यहां से ये बाइल जूस आता है जो पाचन में मदद करेगा। और दूसरा, जो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में खाना मिल गया था, वो आगे जाके चूंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन एसिड का नहीं डाइजेशन करेगा, इसलिए यहाँ पे ये अल्कलाइन मिलके इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो खाना यहाँ इससे न्यूट्रलाइज भी होता है और इसका और भी काम है, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके प्रोटीन को भी पाचन में इसका जरूरत पड़ता है। साइड में क्या है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आर्गन जो है उसको बोलते हैं पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज बहुत ही वाइटल रोल अदा करता है। इससे सारे प्रोटीन्स का, फैट्स का जो पाचन होना है, इसी से जूस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस 2-3 तरह के होते हैं। अब पढ़ाई लिखाई की बातें हैं, बट एक आम आदमी के लिए मैं चूंकि ये बना रहा हूं वीडियो, आपको जानना चाहिए कि हमारा पैनक्रियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और जितना भी हम खाना खा के जो प्रोटीन और बाकी फैट्स वगैरह आगे भेजे हैं उसका डाइजेशन इसी से निकले हुए डाइजेस्टिव जूस से होना है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आके खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब डाइजेशन का काम यहां हो गया। अब जो खाना खाए क्यों किए थे, एनर्जी के लिए। एनर्जी कैसे बनेगा, ब्लड बनना है, तो क्या होएगा, तीसरा पार्ट आता है जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही यहाँ पे ये दिख रहे हैं छोटे छोटे, इसको विलाई बोलते हैं, VILLI, विलाई। ये ऐसे स्ट्रक्चर है जहां से जो हम खाए हुए हैं ना, अब उसमें से सब ऑब्जर्व हो जाएगा और जो हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें ये ब्लड में कन्वर्ट होकर मिक्स हो जाएगा। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, मतलब जो खाना खाए ऑब्जर्व हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होता है, जो खाना खा लिए, ब्लड स्ट्रीम में मिल गया ब्लड, उसको अब क्या है, मेन पर्पस था एनर्जी। एनर्जी कब मिलेगा, जब ब्लड सेल्स के अंदर ये पहुंचेगा।
तो चौथा पार्ट हो जाता है ये असिमिलेशन। ये क्या मतलब कि हम जो ऑब्जर्व किया हुआ हमारा पार्ट था वो हमारे ब्लड सेल्स में अब घुस गया, उस प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। अब क्या होता है, खाना आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां घुसा, यहां पे लार्ज इंटेस्टाइन। ये सबका लेंथ लिखा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन अपना कितना है, 7.5 मीटर। फॉर एग्जाम पर्पस आजकल के जो एग्जाम चल रहे हैं, एसएससी का एग्जाम चल रहा है, रेलवे का, हर जगह के एग्जाम्स में जो आपका जनरल साइंस होता है, जीएस जिसको बोलते हैं, इवन इंक्लूडिंग यूपीएससी, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ आपको पता होना चाहिए 7.5 मीटर होता है। फूड पाइप का कितना, 25 सेंटीमीटर। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल ये पूरा कितना है भाई, 32 फीट का है। ये एग्जाम पर्पस से भी समझ सकते हैं और एक आम आदमी भी अपने अंदर की चीजों को भी समझ सकता है ताकि अपना बॉडी का मेंटेनेंस अच्छा करेगा। अब कहां आ गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन में फूड यहां पे आया। कौन सा आया, अनडाइजेस्टेड फूड। जो चीजें अब डाइजेस्ट होनी थी हो गई, अब फालतू की चीजें जो हमारे सिस्टम ने अब नहीं समझ पाया कि इसको हम डाइजेस्ट करें, नहीं समझ पाया, उसकी भाषा में समझ में नहीं आया, तो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ा तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन कितना है, 1.5 मीटर का है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, नोट करा हुआ है, एग्जाम पर्पस के लिए भी इसका फायदा उठा सकते हैं। 1.5 मीटर का है। इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ जो पानी है वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसके दीवारों में वाटर का हो जाएगा एब्जॉर्प्शन और बॉडी को चला जाएगा। कभी कभी देखेंगे अगर एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो तो लूज मोशन हो जाता है किसी किसी को। इसमें अगर बैक्टीरिया हो गया किसी तरह का तो ऑब्जर्व नहीं करने देता है, लूज मोशन हो गया, पूरा टॉयलेट के साथ पानी निकलने लगता है। हमें जानना चाहिए यहाँ पे एक छोटा सा चीज होता है, सुने होंगे अपेंडिसाइट। ये छोटा सा ग्लैंड है जो घास फूस पचाने के लिए होता है। हम लोग मनुष्य भी तो पहले जानवर ही थे, तो हमारे अंदर ये छोटा भगवान ने लगा दिया है। तो ये कभी कभी इन्फेक्टेड हो जाता है, बोलते हैं कि बड़ा इमरजेंसी में अपेंडिसाइट का ऑपरेशन करना पड़ गया, क्योंकि अगर ये इन्फेक्टेड हो गया, फट जाएगा, तो ये आप समझ रहे हैं कहां पे है, ये पूरे एब्डोमेन में फैल जाएगा और ये सारी चीजों को डैमेज कर सकता है। इन्फेक्शन की बैक्टीरिया पूरे बॉडी में फैल सकती है, इसलिए ये बहुत ही डेंजरस होता है। इसका फटाफट ऑपरेशन करके इसको क्या करते हैं, काट के निकाल देते हैं। इसके बाद में यहाँ पानी ऑब्जर्व हो जाता है और ये आ जाता है यहाँ पे कहा, रेक्टम। रेक्टम कहा, जहां पे मतलब अनडाइजेस्टेड थी, जिसको टॉयलेट इकट्ठा रहता है और हमारा वो तो ऑटोमेटिक क्रिया है, एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। ये कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम हो गया, जिसको समझ के हम अपने बॉडी का मेंटेनेंस कर सकते हैं। अब इसमें क्या मेंटेनेंस करने का आया, सबसे पहले HCl बनता है। अगर खट्टा डकार निकल रहा है, कुछ गैस ऊपर की तरफ आ रहा है, जो नाक मुंह जल रहा है, तो समझिए नो प्रॉब्लम, ये HCl शरीर में बना हुआ है। कभी कभी इसके लिए क्या देता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, इनो हम सब लोग पी लेते हैं ना, बहुत गैस बन गया है ये। तो इनो क्या होता है, अल्कलाइन है, इसके जो एसिड को OH ग्रुप उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब नॉर्मल सी बात है, समझ सकते हैं, ये सेल हमारे बॉडी में बनता है, लेकिन जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा बनेगा, तो उतना प्रॉब्लम करेगा। आगे बढ़ा चर्निंग। चर्निंग भी क्या है, चर्निंग के लिए स्पेस होना चाहिए, इसलिए ओवर ईटिंग नहीं करना है, ये अपने सेहत का ध्यान रख सकते हैं। आगे जब चलते हैं, दूध और दही का मैंने बताया, बहुत दूध के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन बना के, हाँ ठीक है, कंप्लीट फूड है, बट डाइजेशन में उसको दही ही बनना है। तो जब तक हमारा शरीर सही है, रेनिन सही से बन रहा है, तो प्रोसेस चलता रहेगा, वो भी सही है। लेकिन अगर थोड़ा ओल्ड एज हो गया तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर में फोर्स नहीं करना है कि आपको दूध ही पीना है, दही खिलाइए, दैट इज बेस्ट। इसके आगे जाके ये लीवर का रोल समझ में आ गया, पैनक्रियाज का रोल समझ में आ गया। तो लीवर का जो बना रहा है जूस, अल्कलाइन जूस है, अगर इसका कभी बनना घटना कम ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि अल्कलाइन हमको खाने में ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। जैसे लेमन में वो भी खट्टा लगता है, बट एसिड और क्षार, एसिड और अल्कलाइन दोनों ही खट्टा होता है, लेकिन लेमन में भरपूर अल्कलाइन है, तो इसका इस्तेमाल खाने में करेंगे। तो कहीं कमजोर भी ये पड़ गया तो हमारा भरपूर अल्कलाइन मिलेगा बॉडी को। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें एसिड की मात्रा बहुत होती है, उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। तो नींबू ले सकते हैं। और सबसे ज्यादा तो अल्कलाइन इसमें होता है कद्दू, लौकी, पंपकिन, ये जो लंबी वाली लौकी खाते हैं, हरी वाली, नॉट लाल वाली, हरी वाली, उसमें बहुत ही अच्छे मात्रा में अल्कलाइन है। अगर सप्ताह में एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन खाते हैं, बॉडी सही रहता है। और ये मेन फोकस क्या है कि हम आम आदमी भी अगर इसको हम समझ के अपने बॉडी का मेंटेनेंस करते हैं, अच्छी बात है। और हमें अच्छा लगता है कि मैं बच्चों को तो पढ़ाते ही रहते हैं, और आम आदमी को भी एक ज्ञान मिले तो उसका वो फायदा उठा सकता है।